Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Sadakat Ali, your biology teacher. Students, हमारा आज का लेक्चर 2 चैप्टर एवोल्यूशन 24 चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट टाइम हमने एवोल्यूशन को डिफाइन किया, हमने 2 ग्रुप्स ऑफ थॉट्स देखे, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स देखे साइंटिस्ट के। तो आज हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन के लिहाज से क्या कंट्रीब्यूशन है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको चार्ल्स डार्विन के बारे में बता दूं, ये उस दौर की बात है, आप गौर करें, 1809 में इसकी बर्थ है और फिर उम्र के आखिरी हिस्सों में यानी कि 1840 1850 राउंड अबाउट यहाँ पे आके मिड में आके इसने अपना काम स्टार्ट किया। और देखें, ये वो वाला पीरियड था जहां पे मुसलमान डिक्लाइन में जा रहे थे और जो दूसरी ताकतें थी वो दूसरे ममालिक थे, वो ताकत पकड़ रहे थे। डार्विन शुरू से ही बहुत ज्यादा साइंटिस्ट की नजर में और मुसलमानों की नजरों में एक मुतनाज़ शख्सियत रही है। जरूरी नहीं कि सिर्फ मुसलमानों ने ही इसके इस नजरिए को रिजेक्ट किया, इसके साथ साथ बीसियों हवाला जात हैं जो गैर मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, जो कि बड़े ही माने हुए मंजे हुए अपने दौर के बहुत ही अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, उन्होंने भी इसकी एवोल्यूशन की थ्योरी को रिजेक्ट किया और उसको ऐसे ही एक मनगढ़ंत कहानी के तौर पर उन्होंने पेश किया। लेकिन चूंकि ये हमारे सिलेबस में शामिल है और बहुत ज्यादा ऐसी भी ताकतें मौजूद हैं जो इसकी मुज़ाहिका खेज जो इसकी गुफ्तगू थी उसको ना उन्होंने एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, बल्कि खामोश तमाशाई बने इसकी बातों पर गौर करते रहे। तो चूंकि अभी हमारे सिलेबस में शामिल है, हम इसको उसके लिहाज से पढ़ेंगे, लेकिन हम इसकी इन बातों पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि जिस तरह के ये मनगढ़ंत से इसने एविडेंस दिए हैं, इसके जवाब के तौर पर हमें कुरान पाक ने बहुत अच्छा नजरिया पेश किया एवोल्यूशन का, हम सिर्फ उस पर यकीन रखते हैं। और वो जो एवोल्यूशन का नजरिया कुरान पाक ने दिया है वो इंशाल्लाह हमें जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो चार्ल्स डार्विन जो है वो श्रॉसबरी वेस्टर्न इंग्लैंड में 1892 में ये पैदा हुआ। इसने बहरी सफर किया, जो इसकी शिप थी उसका नाम था HMS बीगल। HMS बीगल इसकी उस बहरी जहाज का नाम था, जो कि एक ऑथोराइज जहाज था और इसने मुख्तलिफ लोगों के साथ ग्रुप की फॉर्म में सफर किया। HMS बीगल से मुराद हिज मैजेस्टीज शिप, हिज मैजेस्टीज शिप। तो उसने इंग्लैंड से इसने साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन, साथ साथ जो समंदर के साथ साथ का जो इलाका मुलई का इलाका होता है तो हम कोस्ट लाइन कहते हैं, वहां पे इसने सफर किया। इसने वहां पे ऑब्जर्वेशन और रिसर्च की मैनी फ्लोरा एंड फाना के ऊपर, बहुत ज्यादा प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर इसने रिसर्च की। इसने देखा फ्लोरा एंड फाना ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ कॉन्टिनेंट शोर सिमिलरिटीज, कि जिस जगह पे इसने सफर किया, देखें ये इंग्लैंड से चला, श्रोसबरी से ये यहां से मूव करता हुआ साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, यहां तक ये पहुंचा। साउथ अमेरिका और यहां से फिर नॉर्थ अमेरिका इसने सफर किया। अब इसने देखा कि ये जो अमेरिका था, साउथ अमेरिका, यहाँ पे इसने कुछ प्लांट्स की स्पीशीज, कुछ एनिमल की स्पीशीज इसने वहां पे देखी और उसने देखा कि जो
साउथ अमेरिकन जो प्लांट और एनिमल की स्पीशी थी वो उस साउथ अमेरिका के लिहाज से उन फ्लोरा और फाना की स्पीशी में बहुत सिमिलैरिटीज थी। जाहिर है कि उसी कॉन्टिनेंट की स्पीशीज है तो आपस में मिलती जुलती होगी, लेकिन ये वाली स्पीशीज जो इसको साउथ अमेरिका में मिली वॉयज के दौरान वो यूरोप की स्पीशीज से मुख्तलिफ थी। देखिए यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल इसको नजर आए, जो स्पीशीज ये इस इलाके के लिहाज से तो आपस में मिलती जुलती थी, लेकिन ये स्पीशीज यूरोप के लिहाज से मुख्तलिफ थी, राइट। इसने फॉसिल्स को भी स्टडी किया, डिफरेंट फॉसिल्स को, और फॉसिल्स वर डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न स्पीशीज। इसने डिफरेंट तरह के फॉसिल, ये आपके सामने मैमेलियन फॉसिल्स, स्कल के फॉसिल हमें नजर आ रहे हैं। तो उसने देखा आज जो हमें स्पीशीज नजर आ रही है ना, उनमें से किसी के भी इस तरह के फॉसिल्स, इन फॉसिल की इन आज की स्पीशीज के साथ कोई भी ममासलत नहीं है। तो देखिए ये वॉयज हमें नजर आ रहे हैं, इंग्लैंड से ये बंदा चला, इंग्लैंड से साउथ अमेरिका, इसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये गैलापैगोस आइलैंड, यहां से ये मूव करता हुआ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ये फिर अफ्रीका, अफ्रीका से वापस अमेरिका, और अमेरिका से वापस से अपने मुल्क में वापस आया, डाटा वगैरह इकट्ठा करके। ये इसका वॉयज था, ये इसका बहरी सफर था। चार्ल्स डार्विन ने स्पेसिफिक स्पीशीज एट गैलापैगोस आइलैंड वहां पे उसने देखी। इसने कहा स्पीशीज ऑफ दैट आइलैंड नॉट फाउंड एनीवेयर, जो स्पीशीज गैलापैगोस आइलैंड में मिलती हैं इसने कहा वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, बट रिजेंबल टू द साउथ अमेरिकन स्पीशीज, वो साउथ अमेरिकन स्पीशीज से किसी हद तक मिलती जुलती थी। आइलैंड्स वर डाइवर्सिफाइड, और इसने 13 स्पीशीज ऑफ फिंचेस भी वहां से कलेक्ट की। इसने कहा ये जो छोटे छोटे आपको आइलैंड नजर आ रहे हैं जिनको हम गैलापैगोस आइलैंड कहते हैं, इसने कहा ये वाली स्पीशीज ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं नहीं मिलती, लेकिन ये देखिए छोटे से आइलैंड को इन्होंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है, डिफरेंट तरह के आइलैंड हैं यहाँ पे, इनको इसने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो इसने कहा यहाँ पे जो स्पीशी मिलती हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड और कहीं नहीं मिलती। दूसरी बात, इन स्पीशीज की जो इस गैलापैगोस आइलैंड के ऊपर है, इनकी अमेरिकन स्पीशीज के साथ रिजेम्बलेंस मौजूद है, राइट। इसने देखिए ये मेनलैंड हम इसको कह सकते हैं, मेनलैंड, और ये गैलापैगोस आइलैंड, आइलैंड को यहाँ पे हमने यहाँ बड़ा करके शो किया हुआ है। जिस तरह ये गैलापैगोस आइलैंड में नॉर्थ साइमर, इसके साथ पुंटा वाइसेंट और पुंटा एस्पिनोजा, ये जरा मुश्किल मुश्किल से इनके हैं नाम, लोकेशन के लिहाज से आइसबेल है यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पे और फर्नांडीना है, ये डिफरेंट, इसके साथ साथ सेंटा क्रूज है, ये डिफरेंट आइलैंड के यहाँ पे नाम है गैलापैगोस आइलैंड, राइट। इसने इन आइलैंड्स में ये जो डिफरेंट आपको मैंने मुश्किल मुश्किल से नाम लिए हैं, इसने इन आइलैंड्स में डिफरेंट फिंचेस को इकट्ठा किया, 13 डिफरेंट टाइप ऑफ फिंचेस। ये चिड़िया की तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये देखिए आपके साथ 13 डिफरेंट टाइप ऑफ फिंचेस। देखें ये इसकी चोंच देखें, इसकी चोंच देखें, इसकी चोंच, इसकी चोंच, ये सब की चोंच और इनकी सब की शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ है। डिफरेंट ट्रीज के ऊपर ये अपनी जो है वो फूड वगैरह लेती हैं। अगर बड़े बड़े ट्रीज से फूड लेती हैं तो उसकी चोंच भी मुख्तलिफ है, अगर छोटे ट्रीज से अपनी फूड लेती हैं इसकी चोंच मुख्तलिफ है। ये देखिए इसकी चोंच थोड़ी सी लंबी है, ये बारीक वाली है, तो इनकी फूड को ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कहाँ से और किन किन प्लांट से अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इसने 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंचेस को इकट्ठा किया। इसने फिर क्या किया, इसने डार्विन ने रिपोर्ट अबाउट न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन, इसने हमें बताया कि न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये 1836 में वॉयज के बाद वापस आया। इसने कहा a new species would arise from an ancestral form
by the gradual accumulation of adaptations to different environments separated from the original habitat by the geographic barrier. इसने दो बातें यहाँ पे की. इसने कहा accumulation of adaptation to different environment, कि different environment में रहते हुए ऑर्गेनिज्म में अडेप्टेशन जो है वो accumulate होती रहती है. दूसरी बात, जियोग्राफिक बैरियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन में. फिर सुने, ये अपने वॉइस से जब वापस आया तो इसने कहा न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन कैसे होती है. नंबर 1, इसने कहा अकुमुलेशन ऑफ अडेप्टेशन टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हुए ग्रेजुअली अडेप्टेशन उनमें अकुमुलेट होती रहती है. और दूसरी बात इसने कहा जियोग्राफिक बैरियर जो है, जियोग्राफिक की रुकावट है, वो भी न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मसलन ये जो हमें गैलापागोस आइलैंड नजर आ रहे हैं, देखें आप डायग्राम में जरा देखें, ये गैलापागोस आइलैंड, ये साउथ अमेरिका हम इसको कह सकते हैं मेनलैंड. इसी इतनी डायग्राम को उसने यहाँ पे हमें जरा बड़ा करके दिखाया. मसलन ये देखें, ये इक्वाडोर आपको नजर आ रहा है, ये सात गैलापागोस आइलैंड नजर आ रहे हैं. हमें पता वक्त के साथ साथ आइलैंड एक दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं. शायद हजारों साल पहले ये वाले आइलैंड यहाँ पे पास पास थे, इक्वाडोर के पास पास, आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे से दूर होते गए. यानी कि ये मेनलैंड है, यहाँ से आइलैंड दूर होते गए. ये जो फिंचेस मैंने अभी दिखाई हैं, ये फिंचेस यहाँ पे भी मौजूद है, यानी कि साउथ अमेरिका में कोस्ट लाइन के साथ साथ ये इक्वाडोर का इलाका. और ये फिंचेस ने जब ये आइलैंड पास थे तो ये फिंचेस जो आपको नजर आ रही हैं, ये फिंचेस यहाँ पे भी थी, और ये जो आइलैंड पास पास से यहाँ पे भी थी. आहिस्ता आहिस्ता कुछ फिंचेस यहाँ पे, कुछ इस आइलैंड पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, ये डिफरेंट 13 टाइप ऑफ फिंचेस इसने डिफरेंट आइलैंड से इकट्ठे की. जब मसलन फिंचेस यहाँ पे भी थी, यहाँ से फिंचेस ने जब इस आइलैंड में आके रहना शुरू कर दिया, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे फूड यहाँ डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू हियर. इन्होंने यहीं पे रहना शुरू कर दिया. कुछ फिंचेस जो यहाँ से माइग्रेट करके इधर आई थी, उन्होंने यहीं पे रहना शुरू कर दिया. कुछ फिंचेस जो यहाँ से माइग्रेट करके इधर आई थी, उन्होंने यहाँ पे भी, ये जो चैंपियन आइलैंड है, यहाँ पे रहना शुरू कर दिया. कुछ स्पीशीज थी जो आइसबेला में रहना, आइसबेला से यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गई, इन्होंने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया. अब जब आइलैंड जैसे जैसे एक दूसरे से दूर होते गए, इनका एक दूसरे के पास तो आना जाना लगा रहा, लेकिन मेन लैंड के दूर होने की वजह से इन्होंने मेन लैंड में जाना छोड़ दिया. ये जियोग्राफिक बैरियर है. क्यों? डिस्टेंस, अब जैसे जैसे आइलैंड दूर होते गए, डिस्टेंस भी दूर होता गया. अब जो स्पीशीज जिस जगह पे रह रही थी, इन्होंने यहीं तक महदूद कर लिया अपने आप को, और इन इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया. इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन, अकुमुलेशन ऑफ अडेप्टेशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी और तरह के प्लांट्स हो सकते हैं इस आइलैंड के ऊपर, यहाँ पे और तरह के हो सकते हैं, यहाँ पे और तरह के हो सकते हैं, फूड वगैरह के लिहाज से यहाँ पे और तरह की हो सकती है. तो इन्होंने इन आइलैंड पे रहना शुरू कर दिया, यानी कि ये हजारों लाखों साल से शायद यहीं पे रह रही है. एक बात. दूसरी बात, जियोग्राफिक बैरियर की वजह से ही यहाँ से कट ऑफ हो. अब ये वाली फिंचेस जो है, जो यहाँ पे इक्वाडोर में रहती है, मेन आइलैंड में रहती है, वो टोटली इनसे मुख्तलिफ है. जो इस आइलैंड में स्पीशी रहती है वो इससे मुख्तलिफ है. जो इस आइलैंड में स्पीशी रहती हैं फिंचेस की, वो इससे मुख्तलिफ है. जो यहाँ पे रह रही हैं फर्नांडीना में, ये आइसबेला से मुख्तलिफ है. तो इस तरीके से जियोग्राफिक बैरियर की वजह से, यानी कि डिस्टेंस की वजह से, और यहाँ पे रहते हुए अडेप्टेशन की वजह से, कहते हैं कि शायद ये फिंचेस पहले एक ही तरह की थी, यानी कि ये एक ही फिंचेस थी, लेकिन जियोग्राफिक बैरियर की वजह से और अडेप्टेशन की वजह से, खुराक की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से इनमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती गई. और अब हम इनको सबको डिफरेंट स्पीशीज गर्दानते हैं. ये एक स्पीशी नहीं है. देखो इसकी चोंच जो है ये इससे मुख्तलिफ है, ये और स्पीशी है. अब ये और स्पीशी है, तो डार्विन ने कहा कि स्पीशी की एवोल्यूशन इस तरीके से होती है. इसने हमें बताया a new species would arise from an ancestral form by the gradual accumulation of adaptation to the different environment separated from the original habitat. Original habitat से मुराद mainland South America by the geographic barrier. गैलापागोस आइलैंड तक जियोग्राफिक बैरियर वहां पे डेवलप हो गया. राइट. डार्विन ने
1840 में वर्क अ मेजर फीचर ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसने इसके मेन पॉइंट्स दिए। 1844 में उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के ऊपर ऐसे लिखा। इसी असना में एक साइंटिस्ट एल्फ्रेड वेलिक वो भी इसी के ऊपर बाय चांस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर वर्क कर रहा था। तो इस वेलिक ने एंड डार्विन वेलिक पेपर एंड द डार्विन पेपर वर प्रेजेंट टू द लिनियस सोसाइटी में, इसको लंदन में पेश किया गया। डार्विन ने जल्दी से देखा कि वेलिक भी मेरे ही थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर काम कर रहा है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के ऊपर ये वर्क कर रहे हैं दोनों। तो डार्विन ने इस काम को छोड़ के ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी। जो डार्विन ने मेन पॉइंट थे डार्विन थ्योरी के, एक है डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन द एडेप्टेशन। डार्विन की थ्योरी के मेन पॉइंट ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लिहाज से डिसेंट विद मॉडिफिकेशन एक बात, और दूसरी बात जो है इसने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। अब ये दोनों पॉइंट क्या है देखिए। सबसे पहले डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डार्विन कहता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है करैक्टर अक्युमुलेट होते जाते हैं, जियोग्राफिक बैरियर की वजह से, लोकल एडेप्टेशन, इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आती है, और चेंज कितना मिलियन ईयर्स में आती है। और जो अगली नस्ल यानी कि अगली स्पीशीज छोड़ के जाएंगे ऑर्गेनिज्म, उनके करैक्टर पहली की निस्बत मुख्तलिफ होंगे, मॉडिफाई होंगे। यानी कि ये हमें यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके करैक्टर पहले से मॉडिफाई होंगे। मॉडिफाई का यहाँ पे मतलब है बेहतर होंगे। इसकी एग्जांपल वो एक ट्री से दे रहा है, कहता है ये एक ट्री है, ट्री के ऊपर हमें पता है ये ब्रांचेस लगती हैं, ये ट्री का स्टेम है, इसके ऊपर ब्रांचेस लगती हैं, इसके ऊपर फ्लावर लगते हैं, इसके ऊपर लीव्स लगते हैं, इसके ऊपर फ्रूट लगते हैं, जो मैं नाम ले रहा हूं। यहां पे डार्विन कहना चाह रहा है कि लीव्स और फ्रूट एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, फ्लावर और ब्रांचेस एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, लेकिन इनका स्टेम तो एक ही है। डार्विन कहते हैं परेशानी वाली बात नहीं है, हैरानगी वाली बात कोई नहीं है कि हम कहें कि एक ही एंसेस्टर से मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज कैसे बन सकती है। एक ही एंसेस्टर से मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज देखिए, जिस तरह डायनोफ्लैजिलेट्स, जिस तरह आर्चियोबैक्टीरिया, जिस तरह हेलियो जेंथस, ये डिफरेंट अमीबा हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं, मोलस्का हैं, तो ये डिफरेंट जो है हमें बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं। कहते हैं ये परेशानी वाली बात नहीं है, फर्न, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फंजाई वगैरह हमें डिफरेंट नजर आ रही। तो कहते हैं दरख्त का भी तो स्टेम एक होता है ना, उसके ऊपर डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर लगे होते हैं। तो कहता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कि ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये जो अगली नस्ल छोड़ेंगे उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती जाएंगी। अगर फंगस यीस्ट है तो इसी लाइन से हमें न्यूरोस्पोरा और हमें एस्कोबोलस भी नजर आ रहे हैं। तो कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर हम देखें, आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, हम हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की बात करते हैं। देखो कायनात का पूरा निजाम अगर हम देखें ना तो हम कहते हैं डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। आप लोगों ने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, एंथैल्पी इंक्रीजेस। हम कहते हैं सिस्टम ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। तो ये कैसी एवोल्यूशन हमें दे रहा है कि ये कह रहा है कि डिसऑर्डर से हम ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, कि अच्छे अच्छे करैक्टर अक्युमुलेट होते जाते जा रहे हैं। देखिए अगर हम आर्चियोबैक्टीरिया को देखें तो ये इतना अच्छा ऑर्गेनिज्म नहीं है एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है। तो ये कैसी एवोल्यूशन है कि लॉ कह रहा है कि हम ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, ये डार्विन कह रहा है कि हम डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। ये हाउ कैन इट इज पॉसिबल? यही इतनी बात ही काफी है इसके इस नजरिए को गलत करने के लिए। खैर ये कहता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कि आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म में अडेप्टेशन के लिहाज से, जियोग्राफिक बैरियर के लिहाज से चेंजेस आती गई
और आहिस्ता आहिस्ता फिर न्यू न्यू स्पीशीज जो है ना वो वजूद में आते हैं। दूसरा पॉइंट है जी नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचुरल सिलेक्शन में कहता है कि नेचर सिलेक्ट करती है। अगर आप देखें ये जिराफ की हमें डिफरेंट, ये देखो दो जिराफ हमें नजर आ रहे हैं, ये पहले इनकी गर्दन छोटी होती थी, कहते ग्रास वगैरह खाते थे, ऐसे ऐसा ग्रास खत्म हो गई, लेकिन जिनकी गर्दनें लंबी थी इन्होंने क्या किया, दरख्तों के पत्ते भी खाना शुरू हो गए। जिनकी रसाई दरख्तों के पत्तों तक थी, ऊपर ऊपर वाले पत्तों तक, वो सर्वाइव किए, जो छोटी हाइट वाले थे वो मर गए। कहता है नेचर सिलेक्ट करती है, नेचर फैसला करती है कि अच्छे करैक्टर वाले अच्छी खसूसियात के हामिल ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करेंगे, और जो अच्छी खसूसियात के हामिल ऑर्गेनिज्म नहीं है कहता वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ये इसके दो मेन पॉइंट है। जो बेसिस थी नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बेसिस, इसमें तीन इंपॉर्टेंट बेसिस है। सबसे पहले स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। कहते हैं, डार्विन कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल देन द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, कि कोई भी इंडिविजुअल अपने ज्यादा ऑफस्प्रिंग छोड़ के जाता है, लेकिन एनवायरनमेंट सबको सपोर्ट नहीं करता। प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल देन द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एक फिश जो है, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे शार्क्स वगैरह हैं, इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा फिश है, तो फिश एक ही दफा में मिलियंस की तादाद में एग प्रोड्यूस करती है। उनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के तौर पर बहुत ज्यादा छोटी छोटी फिश प्रोड्यूस होती है। अगर एक फिश ने मिलियन एग दिए तो मिलियन की तादाद में समंदर में फिश है, मिलियन ट्रिलियन की तादाद में, हर एक के अगर मिलियन ट्रिलियन बेबीज होंगे तो इन्वायरमेंट इन सबको सपोर्ट नहीं करेगा। यही वाली बात डार्विन कह रहा है, जिस तरह फिश जो है वो मिलियन की तादाद में एग देती है और उनमें से शाज़ो नादिर ही 5-7 बचते हैं, यानी कि अडल्ट होने तक पहुंचते, बाकी सारे के सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार हो जाते हैं। क्यों? स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। अब हम पानी से निकल कर खुश्की पर आते हैं। एक फॉर एग्जांपल बीच है, बीच जिसे हम कुतिया कहते हैं, वो फॉर एग्जांपल 6 बच्चे देती है ना, तो उनमें से एक आधी बचता है, बाकी सारे मर जाते हैं। क्यों? इन्वायरमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। ये तो बात सही है, बात मानने तक आ गई इतनी। इसी तरीके से और भी ऑर्गेनिज्म, लेकिन देखें हम जिन जानवरों को बेदरेग हम खाते हैं, भेड़ बकरी जो हलाल जानवर है, वो तो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उनको भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन देखें वो जो हलाल जानवर है वो नहीं खत्म हो रहे, वो काम नहीं हो रहे, वो कब से चले आ रहे हैं। तो डार्विन कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने बेबीज छोड़ के जाते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी छोड़ के जाते हैं, एनवायरनमेंट उनको सपोर्ट नहीं करता। क्यों? उन सब के लिए खुराक उसके पास नहीं है। फिर ये कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये चूंकि उस दौर में अंग्रेज जो थे गैर मुस्लिम से वो डोमिनेट हो रहे थे और मुस्लिम जो है वो रिसेसिव हो रहे थे, तो इसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नारा लगा दिया। इसी का इंडिविजुअल हैविंग इनहेरिटेड गुड कैरेक्टरिस्टिक्स फिट देम बेस्ट टू देयर एनवायरनमेंट। वो ऑर्गेनिज्म जिनके एनवायरनमेंट के लिहाज से अच्छे कैरेक्टर होंगे वो सर्वाइव करेंगे, बाकी सारे के सारे इलिमिनेट कर जाएंगे। तो इसने कहा बाकी सारे इलिमिनेट कर जाएंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं अच्छी खसूसियात के हामिल जो है ना ऑर्गेनिज्म वही सर्वाइव करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने लायंस के कब्स को देखें, अगर फॉर एग्जांपल उसके 3-4 बेबीज हैं तो उनमें भी आपस में फाइट है कि मम्मा का दूध ज्यादा किसने पीना है। हर एक की कोशिश है कि मुझे ज्यादा दूध मिले, जो अच्छी खसूसियत का हामिल होगा उसको ज्यादा दूध मिलेगा, रिजल्ट क्या होगा, वो सर्वाइव करेगा। और जो अच्छी खसूसियत के हामिल नहीं होंगे, जो वीक होगा, कमजोर होगा, उस बेचारे को पीने के लिए दूध नहीं मिलेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं। और भी इस तरीके से ढेरों एग्जांपल डार्विन दे रहा है। कहते हैं इन्हीं खसूसियात की बुनियाद पर देखिए, कहते हैं कि वीक ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज, फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अक्यूमुलेटिंग ओवर द जनरेशन लीडिंग टू एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर के हामिल ऑर्गेनिज्म होंगे वो सर्वाइव करेंगे, बाकी सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखें आप, जब से दुनिया बनी है जहां पे कमजोर है वहां पे ताकतवर भी मौजूद है। हालांकि आप देखें कमजोरों के बच्चे ज्यादा होते हैं, ताकतवर के तो बच्चे ही कम होते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज, डार्विन कहता है जिस तरीके से न्यू स्पीशीज जो है ना वो इवॉल्व होती है। तो ये 3 पॉइंट थे, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, के ऑफस्प्रिंग ज्यादा प्रोड्यूस हुए और उनमें आपस में कंपटीशन शुरू हो गया। एक ही फैमिली के मेंबर्स में, डिफरेंट फैमिली के मेंबर में कंपटीशन शुरू हो गया, किसी के लिए? फॉर द स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अच्छी खसूसियत के हामिल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे।
और फिर न्यू स्पीशीज को इस तरीके से जन्म देंगे। तो आप देखें मुद्दतें हो गई, एक जो है वो ब्लाइंड फिश है, ब्लाइंड फिश लाखों साल से चली आ रही है, उसके साथ दूसरी फिश भी है जिस तरह शार्क्स वगैरह है वो भी उसके साथ साथ है। अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, वो फिश जो कि अंधी है उसको तो कब का मर जाना चाहिए, क्यों? जो आंखों वाली फिश है, जो विजिबिलिटी जिनकी अच्छी है, उसको चाहिए था उसको एलिमिनेट कर देते, लेकिन वो उसके पैरेलल चली आ रही है। ढेरों एग्जाम्पल इस तरह की भी और, तो हम कभी भी इसके बात को जो है वो दुरुस्त नहीं मान सकते, क्योंकि 20 एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस बात को तस्लीम नहीं करते। और एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज कहता है जिस तरीके से न्यू स्पीशीज इवॉल्व हुई, तो हमने इंसान को यहाँ पे आए हुए 42,000 साल हो गए, हमारे डीएनए को तो एक चेंज भी ना ही आई, ना ही हमको चेंज लेके आ सकते हैं। तो इस वजह से सिर्फ हमने इसको पढ़ने की हद तक, बुक की हद तक इस पर यकीन रखना है। न्यू डार्विनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नया आया है। न्यू डार्विनिज्म है क्या? ये 1930s में डेवलप हुआ था। असल में द थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन इनकॉर्पोरेट्स Mendel's genetics into Darwin's framework. The combined theory was called as New Darwinism. यानी कि मेंडलिज्म और डार्विनिज्म, अगर मेंडल ने क्या नारा लगाया था, मेंडल ने कहा कि इनहेरिटेंस की बात बताई, डार्विन ने क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन की बात बताई। इन दोनों को अगर हम जो कंबाइन कर लें तो इस कंबाइन फॉर्म को हम कहते हैं नियो डार्विनिज्म। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ द आइडिया फ्रॉम द पैलेंटोलॉजी, टैक्सोनॉमी, बायोजियोग्राफी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स को भी हम मद्देनजर रखते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। न्यू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।